हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर भी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 9 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन यानी वन्य और वन्य जीव संसाधन जो है उसके विषय में इस पार्ट के अंदर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चैप्टर 9 के अंदर जो क्लास 10th गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस का सिलेबस है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों को आभारी है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीजें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। साथ ही जिसके अंदर यहाँ पर जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो मनुष्य के लिए माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत ही क्या है, स्वार्थी है। उसने अपने लाभ के लिए जंगल को भी काटा है। इसलिए सारी जो आवश्यकता जो है मनुष्य की वो उसे वन्य से ही पूरी होती है और वन्य जीवों से ही पूरी होती है पहले समय में। अभी भी बहुत सारी जो है चीज वस्तुएं जो है वो वन पर ही निर्भर ही करती हैं। आगे बच्चों दिया है, जंगल का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियां या घास का समुच्चय है। जंगल का सामान्य अर्थ हमने देखा वृक्ष लगाना, झाड़ियां एवं घास का समुच्चय। समुच्चय मतलब एक समूह कह सकते हैं, बहुत सारा। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हें वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता से बिना प्रकृति स्वरूप से हो। इससे अक्षत यानी वर्जिन वनस्पति कहा जाता है। मतलब जो बिना किसी प्रोसेस के, मतलब खुद ही, ठीक है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे उनका उद्भव होता हो तो उसे वर्जिन या फिर अथवा तो वो कह सकते हो अक्षत वनस्पति कह सकते हैं। मतलब जो मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से ही उनका विकास हुआ हो उन्हें अक्षत यानी वर्जिन वनस्पति कहा जाता है। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन, भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है वर्जिन वनस्पति। आगे बच्चों टॉपिक दिया, जंगलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया गया है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार कक्षा 9 में सीख गए हैं। यहाँ हम प्रशासन, मालिकाना व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगलों के 3 प्रकार जानेंगे। जिसमें बच्चों पहला प्रकार है आरक्षित जंगल यानी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा सुरक्षित जंगल यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड तीसरा दिया अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 3 भागों में प्रशासन के आधार पर जंगलों को बांटा गया है। नंबर 1, इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने या तथा पशु को चराने के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध यहाँ पे होता है आरक्षित जंगल के अंदर। सुरक्षित जंगल, इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र के द्वारा की जाती है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुंचाए बिना लकड़ियां चुनने व पशुओं को चराने की स्थानीय लोगों को छूट होती है। यानी वृक्ष को हानि पहुंचाए बिना लकड़ियां चुनना अथवा तो पशुओं को चराने की इजाजत जो होती है वो वहां के जो लोग हैं उनको होती है। नंबर 3 बच्चों अवर्गीकृत जंगल, इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्ष को काटने, पशुओं को चराने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, इसलिए इसे अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत जंगल कहा गया है। उसके बाद बच्चों आगे का टॉपिक दिया है मालिकाना प्रशासन व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के कितने प्रकार हैं। तो भारत के जंगलों को मालिकाना प्रशासन व्यवस्थापन की दृष्टि से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है राज्य के मालिकाना जंगल, जिसमें राज्य का अधिकार हो ऐसे उसके अंतर्गत आने वाले जंगल। दूसरा सामुदायिक जंगल यानी किसी एक गांव के या समुदाय के वन के अंदर आता हो, कॉम्युनल, उसे सामुदायिक वन कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे बच्चों निजी जंगल यानी किसी आदमी का प्राइवेट फॉरेस्ट हो, जंगल हो, ठीक है, उसके निजी जंगल के अंदर कहा जाता है। तो चलिए पहला देखते हैं। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि देश के अधिकांशतः जंगल क्षेत्र इस प्रकार के रखे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जितने भी अधिकांश जंगल जो आप देखेंगे रास्ते में जो भी पड़ते हैं जिस पर कोई भी मालिकाना अधिकार ना हो तो उसका राज्य सरकार का मालिकाना अधिकार होता है और ऐसे जंगल को राज्य का मालिकाना जंगल कहा जाता है। नंबर 2 सामुदायिक वन यानी कम्युनल फॉरेस्ट, इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय
स्वशासन संस्था यानी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका जिला एवं नियंत्रण का होता है। तो बच्चों आपको बताता चलूँ ये ग्राम पंचायत क्या होता है। तो बच्चों आपने क्लास 5, 6 या 7, 8 में आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। ग्राम पंचायत यानी जहाँ पे बहुत कम आबादी में लोग रहते हो, 5,000, 10,000, 15,000, तो वहाँ पर जो है वो ग्राम पंचायत लगता है। वहीं बच्चों नगर पालिका, तो नगर पालिका के अंदर अगर पूरा गांव है या फिर कोई सोसाइटी है, शहर है, वहाँ पर अगर जो लोग हो वो 15 से 20,000 लोग वहाँ पे अगर पाए जाते हैं या 30 से 35,000 लोग हो जाते हैं, तो ऐसी संख्या के जो आबादी के जो लोग होते हैं उसमें नगर पालिका लगता है। आगे बच्चों महानगर पालिका, तो महानगर पालिका जैसे हमारा सूरत जो है वो महानगर पालिका, यहाँ पे लगभग 15 से 20 लाख की आबादी है। तो इसमें महानगर पालिका को सौंप दिया जाता था। इसमें बहुत सारे मतलब उस जो शहर का जो संचालन जो होता है वो महानगर पालिका करती है। जैसे कि हमारा जो सचिन वगैरह जो है वो नगर पालिका के अंदर आता है, जबकि ऊन पाटिया, सूरत वगैरह जो है ये सारा जो है वो महानगर पालिका, यानी हमारा महानगर पालिका कौन सा है, सूरत महानगर पालिका यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एसएमसी है, उसके अंदर आता है, उसका नियंत्रण करता है। उसके बाद थर्ड निजी जंगल, इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है जिसमें ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में विशेषता पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः छत विच्छेद अवस्था में हो, कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में आ गए हैं। यानी निजी जंगल जो है वो आपको उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विशेषता देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों एक हम पढ़ने वाले निवर्णीकरण जंगल, यानी जंगल का किस प्रकार निवर्णीकरण किया जा सके उसके विस्तृत जानकारी यहाँ पे पढ़ेंगे। और बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है निवर्णीकरण था जंगलों को नष्ट होना अत्यंत निम्न दर से होने वाला निम्नीकरण यानी बच्चों को मतलब जो जंगल जो है उसको मतलब काटना बहुत तेजी से, लेकिन उन्हें उगाना नहीं, तो ये कह सकते हैं निवर्णीकरण। हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में ये एक है। ये हमारे बच्चों हमारे देश की समस्या नहीं, जब अपितु पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। मनुष्य की विकास यात्रा यह परिणाम गिना जा सकता है। प्राकृतिक रूप से वृक्ष नष्ट होते हैं, परंतु वे मनुष्य की दखल अंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में नगण्य है, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, ऐसा ही गलती है। निवर्णीकरण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। निवर्णीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यात्रा जो है वो बढ़ती, यानी मात्रा जो है वो बढ़ती है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो के प्रभाव से और भी जटिल बनते हैं। वृक्ष का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या जो है वो बढ़ती है। यानी वृक्ष का आच्छादन जो है वो, यानी वृक्ष उगाने में कमी होने से मिट्टी का कटाव होता है, जिससे कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती है। द्वीपकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निम्नकरणीय के कारण जंगल का क्षेत्र जो है वो घटा है। जहाँ पर जंगल का प्रमाण घटेगा वहाँ पे मिट्टी का प्रमाण भी क्या होगा, घटेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जंगल का प्रमाण जो होता है वो घटता है, साथ ही जंगल में रेगिस्तान का प्रमाण अधिक बढ़ता है। इसके कारण अनेकों सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थल भी खो दिया है। अब बच्चों जैसे ही जंगल में कमी आएगी वैसे ही जो सजीव जो होंगे उनका प्राकृतिक जो स्थान जो होगा वो वहाँ पे अपना खो देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वन्यजीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्यजीव के द्वारा जंगल के नजदीकी क्षेत्र में बसने वाले पशु पालकों के पक्षियों का शिकार करने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों जंगल का प्रमाण घटेगा तो जो भी जंगल में रहने वाले जीव जो हैं वो शहर की तरफ पलायन करते हैं। जो छोटे बड़े जो भी कस्बे होते हैं गाँव के, मतलब जंगल के आसपास, वहाँ पर जाते हैं वो पानी पीने के लिए अथवा तो अपने भोजन को खोजने के लिए। तब वहाँ पर वो पशु पालकों यानी जो पशु को चराते हैं वो अथवा तो पशु को शिकार करने की घटनाएं बढ़ जाती है। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में, वन्य संरक्षण के उपाय बताइए। 3 मार्क्स का यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। वन्य संरक्षण किस तरह कर सकते हैं, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहला टॉपिक हमें बच्चों यहाँ पे दिया गया है, लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसे सामग्री के लिए संशोधन करना, यानी उसकी खोज करना। उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल से बचेंगे।
कहीं आवश्यकता के अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य पर जो वृक्ष काटने पड़े उसके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष को लगाना, अर्थात एक वृक्ष अगर आप काटते हो तो 10 वृक्ष सेम उसके जैसे आपको लगाना। अपरिपक्व वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाना। जो उद्योग जंगलों में कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयानक भयावह न बने इसके लिए चुस्त नियम लगाना अथवा करना। स्थानीय लोगों से इससे संबंधी व्यापक जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करना। साथ ही स्कूल कॉलेजों पर स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में इस बाबत की जानकारी शामिल करना कि वन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सके और वन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा, वन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि वन से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। अगर हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जैसे कि आप अगर आपको पेड़ के पास नहीं रहते हो, आपका घर नहीं है, आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हो पूरा दिन, तो आपकी जो ज़िंदगी की जो लाइफ जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आप कम साल जियोगे, क्योंकि आपके शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा ही बहुत कमी है। इस प्रकार जो लोग आपने देखा होगा गाँव में जो लोग रहते हैं, किसान जो होते हैं, वो हमसे मजबूत भी होते हैं, साथ ही उनकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा भी होती है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो पौष्टिक आहार उनको मिलता है, साथ ही वो शुद्ध ऑक्सीजन डेली प्राप्त करते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ जो होती है वो क्या होती है, उम्र ज़्यादा होती है। यही रीज़न है। और घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को योजना पूर्वक प्रोत्साहन कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना। ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा आदि विकल्प को अपनाना चाहिए। नव संसाधनों का मितव्ययी उपयोग करना, कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने के अन्य स्वास्थ्य वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। यानी जो पेड़ के अंदर कीटक वगैरह आ गए हैं उससे दूर अगर हम करते हैं, जिससे हम वृक्ष के जो स्वास्थ्य हैं उसके विकास की जो प्रक्रिया जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आप ही अगर बीमार पड़ जाए, मान लीजिए हम ही अगर बीमार पड़ जाए, तो अगर हमें बीमारी से छुटकारा पाना तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अपितु हमारी मृत्यु भी हो सकती है अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो सेम उसी तरह अगर वृक्ष के अंदर किसी तरह की बीमारी या रोग लग जाता है तो हमें उसका सही ढंग से उसके जो है क्षतिग्रस्त जो भाग है उसे दूर करने से उसके स्वास्थ्य के विकास की प्रक्रिया तेज बनती है। उसके बाद दिवाग्नि से जंगल को भारी नुकसान होता है और इसके शासन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना। आगे पॉइंट, जंगल क्षेत्र में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के साथ परिवहन की सुविधा बढ़ने या प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते हैं। उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल दूषित होता है। यानी बच्चों, जब कोई त्योहार, धार्मिक स्थल या किसी केंद्र पर जब लगता है जंगल की जगह पर, यहाँ पे मेला भंडार वगैरह, तो जो लोग वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे नाश्ता वगैरह करके अथवा जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह जो कचरा जो होता है वो जंगल में ही वहीं पे फेंक देते हैं, जिससे जंगल जो होता है प्रदूषित होता है, साथ ही उन्हें बहुत ही नुकसान होता है। क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक वगैरह चीज़ जो है वो कभी भी सड़ती नहीं है, यानी उसका विघटन होता नहीं है, इसलिए जंगल को बहुत ही नुकसान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को, आप सभी स्टूडेंट्स को भी। पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए। अगला टॉपिक बच्चों हमें दिया है वैविध्यपूर्ण वन्य जीव के बारे में, हमें यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में जलवायु भूपृष्ठ के संदर्भ में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। इस भौगोलिक विविधता के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में विविधता भी पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों में लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं पूरे विश्व में। इसमें से 8 लाख 81,251 जितनी प्रजातियां जो है वो भारत में देखी जाती है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं 70 से 80% जो है प्रजातियां हमारे भारत के अंदर पाई जाती हैं। जैव विविध की दृष्टि से भारत विश्व में 12वां स्थल है। साथ ही भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका में तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अफ्रीका के चरक चिंगारा, यूरोपियन लकड़बग्गा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिबन यानी बंदर की तरह एक प्रजाति आदि मिलते हैं।
भारत में जैव विविधता में काले भालू एवं शिंगे, भारतीय गेंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोराड़, बाज, कलकलिका एवं सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। साथ ही हिमालय की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। वहीं ठंडे वनों में मिलने वाला लालपाड़ा भालू विशिष्ट प्राणी है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं गुजरात के नल सरोवर जैसे जल प्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। उड़ीसा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देते हैं एवं भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप एवं दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग पाए जाते हैं। आगे बच्चों टॉपिक दिया हुआ है हमारा इंपॉर्टेंट, लुप्त होने वाले वन्यजीव का कारण क्या है, आपको ये पूछा जा सकता है। आज विश्व के असंख्य वन्यजीव जो है वो विनाश की सीमा पर खड़े हुए हैं। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे, यानी पुराने जमाने में, पुराने समय में। उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहल, डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। भारतीय जंगलों में चीता नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलने वाले अनेकों पक्षियों की जातियां सौभाग्यवश ही दिखती है। इनमें गिर, गुलाबी गर्दन वाली बतख एवं सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में इस समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज सरलता से नहीं मिलते हैं। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल जो मगरमच्छ की प्रजाति है, गंगे डॉल्फिन के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। उड़ीसा, गुजरात आदि राज्यों में समुद्र किनारे अंडा देने आती समुद्री कछुए की संख्या में लगातार कमी आई है। इस समय समुद्र की गुजरात में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती सहित नदियों में मिलने वाले जल बिल्ली एक इस क्षेत्र से लुप्त होने की कगार पर हैं। इस स्थिति में के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों दिया वन्य जीव के विनाश के कारण। 3 मार्क्स के लिए बच्चों ये सवाल पूछा जाता है जो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव विनाश के कारण को विस्तृत में समझाइए, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमें दिया गया है, जब भी आप ऐसे के सवालों के आप आंसर लिखते हो तो आपको एक चीज याद रखना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको राइट करना है, बीच में एक लाइन नहीं छोड़नी। एक पॉइंट लिखोगे उसके नीचे दूसरा पॉइंट आपको राइट कर लेना है। एक पॉइंट लिखने के बाद जब दूसरा पॉइंट आप लिखते हो तो उसमें एक लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना है आपको, लेकिन पॉइंट बना के लिखना है आपको, सही पॉइंट। जंगलों के क्षेत्रों में, घास भूमि, जल प्लावित क्षेत्रों में होने वाले मनुष्य की दखलअंदाजी से वन्य जीवों की प्रकृति विरासत को जोखिम खड़ा हो गया है। तो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है, जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। यानी कि जंगलों का विनाश से ही प्रकृति का असंतुलन, यानी बारिश ज्यादा होना, ये सब वगैरह क्या है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या को घटाता है। मतलब इसका अंतिम प्रभाव क्या होगा, जो जंगल में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उसकी संख्या उसमें कमी आती है। बाल, खाले, हड्डियां, सींग या नाखून प्राप्त करने के लिए होने वाले शिकार कारणभूत हैं। तो यह दूसरा पॉइंट हमने देखा। मनुष्य के लोभ लालच से होने वाले जंगलों का प्रतिदोहन, सड़कों एवं बहुउद्देशीय योजना का निर्माण, खनिज खनन, नई वनस्पति या शहरों का विस्तरण वन्य जीवों को निर्वासित करता है, यानी वहां से निकाल फेंकता है। साथ ही बच्चों आगे दिया गया शौक के लिए उन पर होने वाले शिकार, तो ये भी कह सकते हैं एक वन्य जीवों के विनाश के कारण का एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। फिलहाल हमारे सरकार ने इस समय तो इस पर एक कानून भी बना दिया गया है। ठीक है, तो इतना ज्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं। तो देख सकते हैं आगे, घास चारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती है। यह आग आदि बच्चों के पालन या अंडे को सेने के समय लगे तो वन्य जीव की संख्या पर बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जंगलों पर
धूप के कारण आग लगने से जो वन्य जीव अपने अंडा वगैरह जो देते हैं या फिर जो रहते हैं उन पर बहुत ही नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, यानी उनकी जातियां भी नष्ट हो जाती हैं और साथ ही वो भी नष्ट हो जाते हैं। स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर बने वन्य क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्य के साथ लड़ाई में कई बार अपने जीवन को भी खो देते हैं। यानी किसी जंगल में आग लग गई तो वहां के जो वन्य जीव जो होते हैं किसी तरह अपनी जान बचाकर जो है वो बाहर निकलते हैं, तब आसपास जो गांव होते हैं वहां पर आते हैं, तब कई बार उनके जो गांव के जो लोग उनसे लड़ाई भी होती है जिससे वो अपने जीवन को भी खो देते हैं। फर्क इतना है, बेचारे वो जानवर है, बोल नहीं सकते, इस वजह से बेचारे वो मर जाते हैं। प्राणीज औषधियां एवं सुगंधित द्रव्यों के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शिकार उन प्रजातियों को विलुप्ति के किनारे ला कर यहाँ पे ला पर ला मतलब किनारे पर ला दिया गया है। यानी कह सकते हैं प्राणी यानी प्राणी से मिलने वाले औषधियां और सुगंधित द्रव्य को बनाने में जो शिकार किए जाते हैं वन्य जीवों के, इसके कारण की वजह से उनकी प्रजातियां जो है वो विलुप्ति के किनारे पर लाके उन्हें खड़ा कर दिया है। इन सब वजह से आगे बच्चों दिया है लाल पाड़ा। भारत में पूर्व हिमालय, जी आप देख रहे हैं लाल पाड़ा की पिक्चर्स आप यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं। भारत में पूर्व हिमालय में ठंडे वनों में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो भारत के जो हिमालय के ठंडे वन है वहां पे देखने को मिलता है। इसका भोजन बांस की कोपले, अंडे, छोटे पक्षी इत्यादि होते हैं। यह दिन में कम सक्रिय रहता है। भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में इसकी संख्या अधिक है। उसके बाद बच्चों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें दिया गया वन्य जीव के संरक्षण के उपाय। ये बच्चों 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। जंगलों के बारे में हम अपने मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सभी जो लोग हैं, चाहे आप हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो या हम क्यों ना हो, हम सभी को जो जंगल जो है उसके बारे में हमारी जो मानसिकता और दृष्टि यानी सोचने का जो कोण है, एंगल जो है उसे बदलना चाहिए। हम अपने आय का ना मिटने वाला स्रोत माने यह मूर्खता है। इनका संसाधन होना चाहिए, तभी वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थान बचेंगे और हमें भी फायदा होगा, जिससे हमारे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। नंबर 2 पॉइंट दिया है जंगलों में तृणाहारी यानी जो घास खाते हैं वो, मांसाहारी यानी जो मांस खाते हैं वो, ऐसे प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने चाहिए। यानी बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि जंगल में अगर घास चरने वाली यानी तृणाहारी जानवर की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें जंगल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे जंगल में कमी आएगी, घास चारा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मांसाहारी प्राणी जो है उसमें अगर कमी आती है तो क्या होगा, साग सब्जी में तो ज़्यादा कमी आ जाएगी। साथ ही जो किसान जो है वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे गाय भैंस वगैरह से, ठीक है, पालतू जानवरों से। साथ ही अगर मांसाहारी और तृणाहारी दोनों की मात्रा अगर सम प्रमाण में जंगल में रहती है तो मांसाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे वातावरण का संतुलन यानी जंगलों के अंदर जो तृणाहारी की संख्या जो होती है वो विस्तृत यहाँ पे बनी रहती है। साथ ही लोगों को मांस खाने को भी मिलता है, जैसे मतलब इससे प्रकृति का संतुलन जो होता है वो बना रहता है। जैसे कि मान लीजिए अभी लोग कहते हैं कि सारे लोग को शाकाहारी बन जाना चाहिए। अगर मान लीजिए सारे मनुष्य अगर शाकाहारी बन जाते हैं तो जैसा कि आप जो देख रहे हैं, जो टमाटर, आलू, प्याज, जितनी भी चीज़ वस्तु जो है शाकाहारी के भी इतना भाव है, ठीक है, इतना जो उसका रेट चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर 50% लोग भी अगर शाकाहारी लोग बन जाते हैं तो उसका जो दाम जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और रही बात मांसाहारी की, अगर मांसाहारी लोग खाना छोड़ देते हैं तो जंगलों में मांसाहारी जो जानवरों का प्रमाण बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, जिससे उनका उपद्रव बढ़ने से वातावरण में संतुलन पैदा होगा और मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है जो जंगलों के पास रहते हैं। इसलिए मांसाहारी प्राणियों को मतलब यहाँ पे उसका सेवन करना, साथ ही तृणाहारी और मांसाहारी प्राणियों का संतुलन बनाए रखना, ये बहुत ही हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। शिकार रोकने के कड़े कानून, उनका सख्ती से अमलीकरण कराना चाहिए। जंगलों में होने वाले गैरकानूनी खनन कार्य प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। तो बच्चों इसके अंदर क्या दिया गया है,
कि जो शिकार करने वाले बड़े कानून तो सरकार ने बना दिए, साथ ही जो गैर कानूनी खनन यानी जो जंगलों के अंदर जो खोदते हैं, खुदाई करते हैं, उस पर प्रतिबंध, तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे अमल में लानी चाहिए। अगला पॉइंट हमें दिया गया, वन्य जीवों के प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप ना हो ऐसी व्यवस्था करनी, यानी जब वन्य जीव प्रजनन काल करते हैं अपनी जाति को बढ़ाते समय उन्हें किसी तरह का विक्षेप मतलब प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। जंगलों के क्षेत्रों में होने वाली मत्स्य प्रवृत्ति, वनील पैदाइश, एकत्रीकरण, पर्यटन से वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर इसके अनुसार हमें कदम उठाने चाहिए। समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। साथ ही जवाबदार नागरिक समूह को वन्य जीव संरक्षण के लिए यदि तंत्र शिथिल हो तो उस पर दबाव बनाकर इस पर कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिथिल मतलब क्या, काम ना कर रहा हो, सो रहा हो, तो उस पर दबाव बनाकर हमें इस प्रकार के कार्य को प्राथमिकता यानी पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जानने योग्य जलचर गंगे जो डॉल्फिन जो है वो नदियों के डॉल्फिन यानी गंगेज रिवर डॉल्फिन, ठीक है, प्लाटानिस्टा गैंगीटा। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाने वाले गंगे डॉल्फिन मीठे पानी की प्रजाति है। यह सामान्यतः गहरे एवं शांत बहाव वाले नदी प्रवाह के क्षेत्र में निवास करती है। विश्व के अत्यंत जनसंख्या वाले प्रदेशों में से बहने वाली गंगा नदी में पाई जाती है। नदी में छोड़ा या गया गंदा पानी निवर्णीकरण से होने वाले काप के कारण, मत्स्य उद्योग, नदी नौकायान, औद्योगिक कचरा आदि के कारण इसके अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा चंबल नदी में इसकी अल्प मात्रा बची हुई है। यह बराबर जल सतह पर आकर श्वास लेने के लिए शू शू आवाज करती है। साथ ही इस कारण से स्थानीय लोग इसे शूइस के नाम से भी पहचानते हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल नदियों में यह निवास करती है। वर्तमान में गंगा में डॉल्फिन के अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो गंगा में स्नान करने जाते हैं, साथ ही अपनी गंदगी जो है वो गंगा में छोड़ देते हैं। साथ ही गंगा की सफाई ना होने के कारण जल के अंदर रहने वाले जो जीव जो हैं उन पर, जीवन पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे बच्चों दिया गया वन्य जीव संरक्षण योजना, कौन कौन सी सरकार ने योजना बनाई। तो बच्चों 3 मार्क्स के लिए इसमें से कोई 2 योजना पूछी जाती है हर साल, तो वो आपको याद रखनी है। भारत में वन्य जीव के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। इस योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजाति एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने वाले कगार पर हैं ऐसी प्रजातियों को संरक्षण के लिए विशिष्ट योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। यानी जो मतलब जंगल के अंदर जैसे जानवर वन्य जीव जो है जो जिनकी आबादी लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उनके लिए इस संरक्षण योजना बनाई गई है। जिसमें पहला दिया है बाघ परियोजना। तो एक अंदाजे के अनुसार लगभग 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज़्यादा जो थे वो बाघ पाए जाते थे, जिसका बहुत ही मतलब उल्लेखनीय भारत के लिए नियंत्रित गैर कानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं निवर्णीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू हुई। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए। अभी देश में कुल 44 क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं, यानी कार्य करते हैं। आगे बच्चों तेंदुआ यह बिल्ली का ही कुल का है, यानी बिल्ली के ही परिवार का है। सिंह और बाघ की तुलना में इसका कद क्या होता है, छोटा होता है। इसकी बस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। गुजरात के जंगलों में इसकी बड़ी तादाद है। यह अक्सर मानव बस्तियों में आ जाते हैं। लोग जानकारी के अभाव में अधिकांशतः इसे चीता के नाम से भी पहचानते हैं, यानी इसे तेंदुआ कहते हैं। अगले बच्चों परियोजना दी गई है हाथी परियोजना। तो देख लेते हैं हाथी परियोजना को। 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्यतः जो हेतु था, उद्देश्य जो था, वो हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने या उनके अनूठे प्राकृतिक निवास स्थल, उसके स्थानांतरण के मार्ग यानी कॉरिडोर का रक्षण करना था। यानी हाथी परियोजना का
क्या था कि यानी हाथी जहाँ पे रहते हैं ऐसे प्राकृतिक स्थानों को मतलब संरक्षण, उस पर सुरक्षा प्रदान करना, हाथी जहाँ से उनका निवास स्थल जो है वो जहाँ से गुजरते हैं उनका मार्ग जो है उस पर रक्षा देना था हाथी परियोजना का। वर्तमान समय में देश में कुल 26 जैसे हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार हैं। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके उपरांत ये योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। अब बच्चों आगे भी दिया है जानने लायक चीता। भारत के जंगलों में संपूर्ण नाम शेष है, यानी बहुत ही कम बचे हुए हैं। वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास में अफ्रीका खंड में ही दिखाई देते हैं, यानी चीता भारत में ये बंदनावस्था यानी प्राणी संग्रहालय में ही देखने को मिलते हैं। चीता जो है वो यानी एनिमल्स जो है वो, जैसे आपने चिड़ियाघर वगैरह देखा होगा एनिमल्स हाउस के अंदर, ठीक है, वहां पर देखने को मिलते हैं। तीसरी परियोजना दी गई है गेंडा परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत एक सिंगी भारतीय गेंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई, यानी एक सिंगी 12 गेंडे, ठीक है, मतलब भारतीय गेंडे के लिए। भारत में अधिकांशतः गेंडे जो है वो असम राज्य में पाए जाते हैं। तदुपरांत पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में भी इसकी मर्यादित संख्याएं प्राप्त हुई है। तब बच्चों ये सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता के मतलब यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर आया हुआ है। भारत के राइनो विजन 2020 के विवेचना के अनुसार भारत में गेंडों की संख्या 3000 तक पहुंचने का लक्ष्यांक रखा गया है। एक सिंगी भारतीय गेंडा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्रों तथा बंगाल के सुंदरबन के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके सींगों में से दवा बनाने के लिए इसका शिकार किया जाता है। इसकी जो सींग जो है उससे दवा बनाने के लिए इसका शिकार किया जाता है। यह तृणाहारी जीव यानी शाकाहारी जीव है। संरक्षण के प्रयासों में इसकी संख्या जो है वो बड़ी है, यानी उसमें देखभाल करने से, इनकी सुरक्षा प्रदान करने से इनकी जो संख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं घड़ियाल यहाँ पे इस फिगर के अंदर, ठीक है, ये भी क्या है, मगरमच्छ की एक प्रजाति है। आगे देखते हैं बच्चों, मीठे पानी में पाए जाने वाली जो जातियां जो है वो मगरमच्छों की यह प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने के कगार पर थी, यानी खत्म होने वाली थी। तब भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के स्वरूप यह परियोजना चालू की गई, ठीक है। नंबर 5 योजना दी गई है गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यह मूल पक्षियों का मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती हैं। गिद्धों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में यह गिद्ध परियोजना बनाई गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजातियां बर्फ के अंदर रहती है। हिम तेंदुआ वाली योजना हमने पहले ही देखा। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुआ के बारे में जानकारी बढ़े और उसके संरक्षण के लिए लोग जागरूक हों, इस उद्देश्य से सन 2000 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत कश्मीरी हंगुल परियोजना, लालपाड़ा परियोजना, मणिपुर में पाई जाने वाली एक विशिष्ट हिरण प्रजाति के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है। आगे बच्चों हमें दिया गया अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र। अब ये तीनों जो टॉपिक जो हैं आपके तीनों की डेफिनेशन, साथ ही बच्चों इसमें से 1 मार्क्स का सवाल मैप के अंदर पूछा जाता है कि अब किसी भी एक अभ्यारण्य के विषय बताइए, अथवा तो आपको पूछ लेगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ऐसा आपको एक मैप में हर साल सवाल इसमें से आता है। यानी ये चैप्टर जो है कुल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसके अंदर 3 मार्क्स का एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा और साथ ही एक आपको यहाँ पर मैप पूछ लिया था। इस चैप्टर के अंदर से हर साल इतना आना कंपलसरी है। वन्य जीव के संरक्षण के उद्देश्य से अभ्यारण्य, वन्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। ये तीनों शब्द एक दूसरे के प्रयोग समान लगते हैं, पर इनमें अंतर है। हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। पहला, अभ्यारण्य। निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। अभ्यारण्य के अंदर सत्ताधिकारी के अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्ति की जा सकती है। यानी वहां पर जो सत्ताधिकारी जो बैठे हैं, अधिकारी जो बैठे हैं, उसकी अनुमति से आप पशु पक्षियों को वहां पे चराने की छूट मिल सकती है। वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभ्यारण्य की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा आवश्यक प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है। पेरिये, चंद्रभद्रा, एतुर नागरण, ये जो है ये भारत के प्रख्यात अभ्यारण्य में से एक हैं। साथ ही बच्चों ये पेरिये, चंद्रभद्रा, एतुर नागरण ये एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं कि पेरियर अभ्यारण्य को नक्शे में यहाँ पे क्या करिए, दर्शाइए।
तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दाचीगाम, उसके बाद कॉर्बेट, शिवपुरी, रणथंभौर, वेलावदर, गिर और उसके बाद सुंदरवन, कान्हा, ये सारे जो हैं, साथ ही काजीरंगा, मानस, ये सारे जो हैं ये फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथ ही यहाँ पे चंद्रभद्रा, एतुर नागरन और उसके बाद सरिस्का, केवलादेव, कर्नला, ये जो है ये फेमस जो है वो क्या है बच्चों, अभ्यारण्य है। यहाँ पे आप सिंबल, आपको जब भी आप नक्शा बनाते हो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप जो भी चीज जैसे मान लीजिए अभ्यारण्य लेते हैं तो उसका एक किसी तरह का सिंबल आपको बना देना है। मान लीजिए आपने कोई फसल ले लिया आपने, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी फसल का एक सिंबल बना देना है और इस यहाँ पे उस फसल का नाम क्या करना है, आपको राइट कर देना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान लिया तो यहाँ पे आप राष्ट्रीय उद्यान लिख दोगे। कौन सा लिया तो काजीरंगा, तो लिख दोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, जो स्टार दिए गए हैं वो हमारे पक्षी अभ्यारण्य हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नंबर 2 यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अभ्यारण्य की तुलना में अधिक सुरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि इसमें एक से अधिक परिस्थिति तंत्र का समावेश होता है। साथ ही पशु पक्षी को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अभ्यारण्य की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति का केंद्रित इसमें नहीं होता, जबकि अपितु सारी प्रजाति का इसमें केंद्र होता है। इसकी स्थापना जो है वो केंद्र सरकार के संकलन से की जाती है, यानी जो दिल्ली सरकार जो है वो उसके संकलन से की जाती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दाचीगाम एवं काजीरंगा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमें दिया है जैव आरक्षित क्षेत्र। तो जैव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं इसकी संरचना अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार जो है वो की जाती है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना, यानी उसकी देखभाल करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है जैव आरक्षित क्षेत्र का। उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहां रहने वाले मानव समुदाय के जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है, यानी जो वहाँ पे मानव समुदाय जो होते हैं उसकी जीवन शैली का भी उसे सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ जैव विविधता के संदर्भ में संशोधन, प्रशिक्षण केंद्रों के विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियां पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल जो होता है वो 5 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है, यानी पूरा एक शहर आ सके इतना बड़ा। साथ ही आगे दिया नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र जो है हमारे भारत देश के माने जाते हैं। कौन कौन से तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी जो है हमारे भारत देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात के अंदर कच्छ के रेगिस्तान के अंदर विशिष्ट परिस्थितियों के संरक्षण के उद्देश्य से सन 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था। अब बच्चों यहाँ पे अगला टॉपिक दिया है कि जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की संख्या कितनी है हमारे भारत के अंदर, जो 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। भारत के अंदर कुल जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो 18 हैं, जिसमें से गुजरात के अंदर 1 है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के अंदर कुल कितने हैं, 103 हैं, जिसमें गुजरात के अंदर 4 हैं। अभ्यारण्य साथ ही भारत के अंदर 531 हैं, जिसमें गुजरात के अंदर 23 हैं। विकास की प्रक्रिया जो है वो अनिवार्य है, परंतु साथ साथ हम समग्र जीव सृष्टि पर रहने वाले दुष्प्रभाव, यानी जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसका भी आयोजन के दरमियान ख्याल रखें, यह जरूरी है। कोई एक प्रजाति संपूर्ण नष्ट हो जाती है, यह संकटग्रस्त होती है। मतलब किसी भी एक प्रजाति का पूर्ण रूप से नष्ट होना यह मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी संकट है। यह भोजन श्रृंखला में होने वाले रुकावट के परिणाम स्वरूप अधिकांशतः दूरवर्ती होते हैं, मतलब उनकी प्रजाति खत्म होती जाती है। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतु अपनी निश्चित भूमिका होती है। यदि कोई जीव नष्ट होते हैं तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप यानी भारी नुकसान पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान पर निर्भर है। उसी तरह हर एक सजीव जो है वो जानवर जो है वो दूसरे सजीव पर निर्भर होता है। भोजन श्रृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय तक इसके परिणाम स्वरूप समग्र नैसर्गिक तंत्र पर जो होता है वो टूट जाता है। साथ ही जो वन्य जीव की जो श्रृंखला जो होती है उसके अंदर वो बेचारे भाग ले पाती नहीं है, जिसके कारण उनकी प्रजातियां जो होती है वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुंचते हैं, इससे आज हम अधिक सजग नहीं है।
जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं वे दशकों एवं पूर्व दिखाए गए लापरवाही का परिणाम है। आने वाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक विकास करें तो समस्या नहीं आएगी। मतलब जो फ्यूचर को देखते हुए अगर अधिक हम उज्जवल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक अगर इसका हम विकास करें, इसे डेवलप करें तो फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज की नितांत आवश्यक यानी कंपलसरी यहाँ पे जरूरत जो है वो मनुष्य की बन चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आगे दिया है यहाँ पे एक प्राणी के बारे में दिया गया है जिसका नाम है हेडोप्टेरा, जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे। ये भी आपको बच्चों प्राणी संग्रहालय यानी एनिमल्स हाउस के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यह प्राणी शुष्क एवं अर्ध शुष्क विस्तारों में आए हुए लवण यानी खराश युक्त तो जंगलों, घास भूमि, रेगिस्तानों, अर्ध रेगिस्तानों प्रदेश में रहता है। गुजरात के कच्छ जिले में छोटे एवं बड़े रेगिस्तान में बन्नी नारायण सरोवर अभ्यारण्य में इसकी बस्ती आई हुई है। सियार में थोड़ा ऊंचा एवं भरावदार गोल मुंह, ऊंचे कान की यह इसके कान से यह पहचाना जाता है। यह इसकी पहचान है, इसके कान जो है वो ऊंचे होते हैं। बिल्ली जैसा इसका फेस होता है। छोटे कद की पक्षियां एवं प्राणियों का ये शिकार करता है एवं पद चिन्हों पर ये इसकी उपस्थिति जानी जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है डुगांग हमें दिया गया है। ये भी एक प्राणी के बारे में बताया गया जो जल में रहने वाला जलचर प्राणी है। यह विशिष्ट जलचर प्राणी है जो भारत के पश्चिमी समुद्र के किनारे पर वर्तमान में कम संख्या में देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों के सिवाय इसकी बस्ती अफ्रीका के पूर्व किनारे, दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र के किनारे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर किनारे में पाई जाती है। इसका मुख्य भोजन जो होता है वो समुद्री घास एवं वनस्पति यानी समुद्र के अंदर जो एकदम नीचे के स्तर पर घास और वनस्पति जो होती हैं वो इनका मुख्य भोजन होता है, परंतु कभी कभी ये जलचरों का भोजन भी करता है। इनके मांस एवं चर्बी तेल प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है। मतलब यह जानवर से मांस एवं चर्बी से तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार लोग करते हैं। इस समय डुगांग गुजरात के खासकर सौराष्ट्र के किनारे मिलते हैं। आज गुजरात के किनारे ये कदाचित यानी कभी कभी ही देखने को मिल जाते हैं। आशा है आप सभी बच्चों को ये पार्ट जो है बच्चों बहुत ही पसंद आया होगा। और बच्चों ये 4 मार्क्स का इसमें से जो क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा था, जिसमें 3 मार्क्स का एक सवाल आता है। साथ ही एक सवाल जो है वो नक्शे के अंदर आना तो बच्चों कंपलसरी ही है, जिसमें आपको सवाल किस तरह पूछा जाएगा कि अभ्यारण्य कोई पूछ लेगा या तो राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा, उसको आपको नक्शे में बताना रहेगा। साथ ही आपको सिंबल बनाना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों पहला इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बोर्ड में पूछा था, जंगल के विनाश के कारण को विस्तार से समझाइए। जंगल के संरक्षण के लिए विविध योजना को बताइए। ठीक है, साथ ही बच्चों पूछा जाता है वन संरक्षण के उपाय यानी वन को किस तरह सुरक्षित किया जाता है उसके उपाय आपको बताने रहेंगे। उसके बाद बच्चों ये लुप्त होने वाले वन्य जीव पर टिप्पणी। साथ ही ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं अभ्यारण्य अर्थात क्या, राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्या, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। साथ ही 1 मार्क्स वाले सवाल तो सभी बच्चों को पढ़ ही लेने हैं। आशा है आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। और बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।